एवरीवन, लाइव फॉर पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 5 का टॉपिक 4 आज डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम टॉपिक 3 यानी कि पहले, दूसरा और तीसरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 4 जीएस पेपर 5 टॉपिक 4, ठीक है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी है या प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी है और व्यक्तित्व, जैसे कि जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया वे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, जो क्रांतिकारी थे वे, और जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक समरी देख लेते हैं। ठीक है, एक समरी कि हम इन स्वतंत्रता सेनानियों और व्यक्तित्व को क्यों पढ़ें। तो उसकी एक समरी देख लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने जिस स्वतंत्रता को संजोया था वह हमें रातों रात नहीं मिली। हमारी मातृभूमि को औपनिवेशिक जो चंगुल है यानी कि अंग्रेजों से मुक्त कराने में सैकड़ों वर्ष लग गए और अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरे देश के लोगों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए अपना तन मन धन लगा दिया, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य से आज़ादी मिलने तक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो अविस्मरणीय रहा। ठीक है, यह न केवल कई स्वतंत्रता सेनानियों की मातृभूमि बनी रही जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की कार्रवाई की भूमि बनने के लिए एक उपजाऊ जमीन के रूप में भी काम किया, जिन्होंने भारत के खोए हुए गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए किसी न किसी रूप में अनुकरणीय प्रयास किए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के जितने भी अधिकांश या ज़्यादातर जो केंद्र थे, सक्रिय केंद्र थे, वे उत्तर प्रदेश में थे। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक समर्थन के साथ साथ उत्साही और ऊर्जावान लोगों का समर्थन भी मिला, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जानना अनिवार्य है। तो ये एक समरी थी कि हम इन्हें क्यों पढ़े, तो इसलिए इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति के साथ साथ अन्य स्वतंत्रता संग्राम में भी, जो अन्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन व्यक्तियों को जानना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के वे स्वतंत्रता सेनानी पढ़ लेते हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मंगल पांडे जी को। ठीक है, मंगल पांडे जी को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, ठीक है, जो 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति में सबसे पहले जो है विद्रोह इन्होंने ही किया था, यानी कि इन्हीं का विद्रोह आगे अखिल भारतीय विद्रोह में बदल गया था। ठीक है, तो मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें 1857 के विद्रोह के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इन्हें भारत में प्रथम क्रांति का महानायक माना जाता है। वह उत्तर प्रदेश के नगवा बलिया, यानी कि नगवा जो बलिया में है, बलिया से थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही के रूप में उन्होंने अपनी रेजिमेंट के अधिकारियों पर गोलियां चला दी और बाद में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्यों इन अधिकारियों पर गोलियां चलाई। तो आप सभी जानते हो कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो यही माना जाता है कि ये नई राइफल लेकर आए थे जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। अंग्रेज नई राइफल लेकर आए थे जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, और यह अफवाह फैल गई थी कि इन एनफील्ड राइफल में जो कारतूस है, कारतूस को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था। ठीक है, और सैनिकों के बीच यह खबर फैल गई थी कि कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर धार्मिक विषय था। तो इसीलिए इन्होंने जो है अपनी रेजिमेंट के अधिकारियों पर गोलियां चला दी, और जब इन्होंने गोलियां चला दी तो यानी कि इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी एक रेजिमेंट के अधिकारी की, एक रेजिमेंट के अपनी रेजिमेंट के अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दी थी। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी सैनिक का यह पहला विद्रोह था। ठीक है, इसलिए मंगल पांडे पर क्या होता है, धार्मिक उन्माद का आरोप लगाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको 18 अप्रैल को फांसी की सज़ा दी जाएगी। जब ये इनकी हत्या करते हैं वो 29 मार्च की तारीख होती है, 29 मार्च को ये हत्या करते हैं, यानी कि 29 मार्च 1857 को ये हत्या कर देते हैं और
18 अप्रैल को इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन ब्रिटिश जो शासन है वो इतना भयभीत हो जाता है इनके विद्रोह से कि वे इनको 18 को भी नहीं बल्कि इससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मंगल पांडे को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनका परिचय तो आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, तो चलिए। गंगाधर राव से विवाह करके वे 1843 से 1853 तक झांसी की रानी रही। अपने पति की मृत्यु के बाद और कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होने के बाद, यानी कि इनके जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र थे, तो इनके अपने स्वयं के पुत्र नहीं थे बल्कि गोद लिए हुए पुत्र थे। तो क्या होता है कि रानी ने जो ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत झांसी के विलय का विरोध करने वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव से विवाह किया जो झांसी के राजा थे, उनसे विवाह किया। इनके एक पुत्र होता है, लेकिन वो पुत्र 4 माह में ही, उस बच्चे की 4 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से जो महाराज थे यानी कि जो गंगाधर राव थे वे बहुत दुखी हो जाते हैं और गंगाधर राव के कहने पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सहमति से एक बच्चे को गोद लेती है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद गंगाधर राव की भी मृत्यु हो जाती है और आप सभी जानते हैं कि उस समय लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत चल रहा था। तो व्यापकगत सिद्धांत के तहत क्योंकि इनका अपना कोई वारिस नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था, तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने इनकी यानी कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और इसी का विरोध करने के लिए ये ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज का सामना करती हैं और साहसपूर्वक लड़ती है। और लड़ाई के दौरान अनुकरणीय बहादुरी दिखाते हुए, ठीक है, अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर साहसपूर्वक ये लड़ती है और 18 जून 1858 को ये युद्ध के मैदान में शहीद हो जाती है। उनकी मृत्यु पर जो जनरल ह्यूरोज हैं, जो उनका सामना करने वाले अंग्रेज थे, वे कहते हैं कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। वे कहते हैं कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो बेगम हजरत महल अगर आप सभी ने पढ़ा हो आधुनिक भारत तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में इसे ब्रिटिश शासन में इसका विलय कर लिया था अवध का। ठीक है, तो अवध का विलय कर लेते हैं और अवध के राजा होते हैं अवध के जो नवाब होते हैं वो होते हैं वाजिद अली शाह। ठीक है, तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम होती है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो अवध की क्रांतिकारी रानी के रूप में लोकप्रिय बेगम हजरत महल अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी जो फैजाबाद से थे। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया गया था और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासन में कलकत्ता भेज दिया गया था। बेगम हजरत महल ने हालांकि अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ लखनऊ में वापस रहने का फैसला किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अवध में भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किया। उनकी सहायता राजा जयलाल सिंह ने की। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। अवध पर अधिकार होने के बाद अवध पर किनका अधिकार होने के बाद अंग्रेजों का। अंग्रेज जब इनके विद्रोह का दमन कर देते हैं और अवध पर अधिकार कर लेते हैं तो जो बेगम हजरत महल है वो नेपाल में शरण ले लेती है जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद नाना साहब के बारे में देख लेते हैं कि नाना साहब ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहिब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और जुलाई 1857 में विद्रोही नेता तात्या टोपे और उनके अनुयायियों द्वारा ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद उन्हें पेशवा घोषित किया गया। हालांकि जो जनरल थे हैवलॉक ब्रिटिश की तरफ से, तो जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया जाता है और नाना साहब नेपाल भाग जाते हैं। संभवतः वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और तात्या टोपे कहाँ चले जाते हैं? ये ग्वालियर चले जाते हैं। ग्वालियर से लड़ते हैं फिर इन अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब देख लो तात्या टोपे के बारे में। मूल रूप से इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे के नाम से ये जाने जाते थे। तात्या टोपे जो है वो नाना साहब के एक साहसी सहयोगी और कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने कानपुर में जनरल विंधम को हराया था। नाना साहब के भागने के बाद तात्या टोपे ने कालपी में रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्हीं के एक मित्र इनको धोखा दे देते हैं, यानी कि एक मित्र इनको धोखा दे देते हैं और अंग्रेजों को इनके बारे में बता देते हैं, जिससे इन्हें पकड़ लिया जाता है और शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अजीमुल्ला खान देखो ये कानपुर के थे। उन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 के विद्रोह की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक महान क्रांतिकारी कवि भी थे जिन्होंने अपनी कृतियों से हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण लाने का प्रयास किया। ठीक है,
इसके बाद खान बहादुर खान कहाँ से लड़े? बरेली से। ये बरेली के नवाब हाजिफ रहमत खान के पोते थे। वह एक न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान खान बहादुर खान ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद भी बरेली में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी हार के बाद वह नेपाल भाग गए। लेकिन उन्हें नेपाल से अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और बरेली पुलिस स्टेशन के सामने उन्हें क्रूरता से मारकर लटका दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है प्रयागराज से थे। मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे? तो मौलवी लियाकत अली प्रयागराज से थे। उन्होंने प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और शुरू में किले के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है। जल्द ही उन्हें प्रयागराज का सूबेदार घोषित कर दिया गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए अपने प्रसिद्ध कैनन ऑपरेटर खुदा बख्श को भी इलाहाबाद से झांसी भेजा। जब कर्नल नील ने इलाहाबाद नगर पर पुनः अधिकार कर लिया तो वह भाग निकले। उनके भागने के 14 साल बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1873 में इन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है। तो मौलवी लियाकत अली, ठीक है, यानी कि इन्होंने जो विद्रोह का नेतृत्व था वो कहाँ से किया था? प्रयागराज से किया था। ठीक है। अब चलो इससे आगे देखते हैं। बख्त खान, बख्त खान ये मिलान में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कि जैसे मौलवी लियाकत अली दूसरी साइड लिखा रहेगा प्रयागराज, एक साइड लिखा रहेगा बख्त खान, दूसरी साइड लिखा रहेगा दिल्ली की, मिलान करो। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा सकता है, प्री में या आरओ के प्री में। ठीक है। बख्त खान, देखो बख्त खान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रोहिल्ला नायक थे, यानी कि ये बिजनौर के थे। इनका जन्म बिजनौर में हुआ था। बख्त खान का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बिजनौर में। यानी कि बख्त खान का जन्म 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में बिजनौर के रोहिल्ला पठान नजीबुद्दौला के भाई अब्दुल्ला खान के यहाँ हुआ था। और ये जो है ये स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार के पद पर थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में, वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। ठीक है। तो ये सूबेदार थे। इतिहासकार के अनुसार, इतिहासकार कहते हैं कि जब अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश आर्मी में इनफील्ड राइफल लाई गई, ठीक है, तब यह अफवाह उड़ी थी कि इनके कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। तो बख्त खान ने तुरंत जो ब्रिटिश आर्मी थी वो छोड़ दी, ब्रिटिश आर्मी छोड़ दी और ये तुरंत क्रांतिकारी बन गए। ठीक है। और 1 जुलाई 1857 को ये रुहेला सिपाहियों की, यानी कि जो रुहेला सिपाहियों की बड़ी सेना लेकर दिल्ली मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए और बहादुर शाह जफर ने इनको जो है साहिबे आलम बहादुर के खिताब से नवाजा। ठीक है। और बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली में एक लंबी जंग लड़ी गई किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। और ये अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो देख लेते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के अधीन विद्रोह बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया। अंग्रेजी सेनाओं द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद बख्त खान घायल अवस्था में भाग गए और 1859 में नेपाल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है। इसके बाद देखो झलकारी बाई। आप सभी ने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल होती है झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दे देती है। ठीक है। तो झलकारी बाई वो महान जो है सैनिक या नायिका थी। ठीक है। तो झलकारी बाई जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक महिला सैनिक थी, जिन्हें 1857 के झांसी के युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ था, बुंदेलखंड के किसी गांव में हुआ था वहीं पर। ठीक है। चलो, और ये बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। ठीक है। चलो देख लेते हैं। वह एक सैनिक बनने के लिए बड़ी हुई। झांसी की रानी की सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बनी रही। वे रानी लक्ष्मीबाई की महिला ब्रिगेड दुर्गा दल की सेनापति थी। ठीक है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की जो महिला ब्रिगेड थी दुर्गा दल, उसकी सेनापति थी। लड़ाई के दौरान उन्होंने खुद को रानी के रूप में परछन किया, वही क्योंकि ये रानी की हमशक्ल लगती थी, तो खुद को रानी के परछन के रूप में परछन किया, अपनी जान जोखिम में डाल दी और रानी के स्थान पर लड़ी, जिससे रानी को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में उनकी वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों के रूप में गाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजा देवी सिंह। राजा देवी सिंह का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने मथुरा क्षेत्र के लगभग 80 गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और उन्हें औपचारिक रूप से मुगल सम्राट द्वारा मथुरा के राजा के रूप में घोषित किया गया। थोर्नबिल के अधीन अंग्रेजी सेना ने उन्हें हरा दिया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो राजा देवी सिंह ने।
इसके बाद है कदम सिंह। देखो 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ क्षेत्र में परीक्षितगढ़ और मेवाना के राजा थे। ठीक है, मेवाना जिसे आज मवाना कहा जाता है, तो परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा थे। वह एक गुर्जर नेता थे जिन्होंने मेरठ क्षेत्र में विद्रोह का बहादुरी से नेतृत्व किया। इसके बाद ठाकुर जोधा सिंह अटैया। जोधा सिंह ने अवध और बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को क्या किया, संगठित किया और फतेहपुर पर कब्जा कर लिया। उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। जब कर्नल पवेल ने विद्रोह पर हमला करने की कोशिश की तो वह मारा गया। कर्नल नील के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का एक नया जत्था भेजा गया, जिसने थोड़े संघर्ष के बाद 51 अन्य क्रांतिकारियों के साथ जोधा सिंह को कैद कर लिया। 28 अप्रैल 1858 को उन्हें 51 साथियों के साथ एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता यहाँ भी समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो कोई भी शव को पेड़ से उतारेगा उसे भी पेड़ से लटका दिया जाएगा। इस तरह जो शव थे वे 37 दिनों तक पेड़ पर लटके रहे। देखो कितने क्रूर थे ये अंग्रेज। तो ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने कहाँ पर नेतृत्व किया, यानी कि फतेहपुर में नेतृत्व किया। अवध और बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित करके फतेहपुर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमर शहीद बंधु सिंह गोरखपुर से थे। उन्होंने वहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वह ब्रिटिश सेना के खिलाफ छापामार रणनीति का इस्तेमाल करने में माहिर थे। उन्हें गोरखपुर के चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद राम उमराव सिंह भाटी। वे एक प्रमुख गुर्जर नेता थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सशस्त्र सैनिकों के एक बैंड के साथ ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में उन्हें उनके परिवार सहित अंग्रेजों ने पकड़ लिया और देखो हाथी द्वारा बेरहमी से कुचलवा दिया गया। ठीक है, तो राव उमराव सिंह बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के आसपास, अमर शहीद बंधु सिंह गोरखपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने फतेहपुर में, कदम सिंह ने मेरठ में, राजा देवी सिंह ने मथुरा में, झलकारी बाई ने वही झांसी में और बख्त खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया। मौलवी लियाकत अली ने प्रयागराज में नेतृत्व किया। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया। अजीमुल्ला खान ने कानपुर के आसपास के क्षेत्र में नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने किसके साथ, नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में नेतृत्व किया। ठीक है, बेगम हजरत महल ने अवध में, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में और मंगल पांडे ने तो विद्रोह की शुरुआत की ही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये हो गए 1857 की क्रांति के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 1857 की क्रांति के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का क्या करें, वर्णन करें, तब आप इनका जिक्र करोगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि उत्तर प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करें जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि 200 शब्द बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा जो हम पढ़ेंगे कि 1857 के बाद उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। अब तक जो हमने पढ़े थे वे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम पढ़ेंगे 1857 के बाद उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। सबसे पहले देख लेते हैं रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने HRA का जिक्र किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है, हमने ये पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल जी करते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, 1924 में की थी। और इसके जो प्रमुख सदस्य थे उनमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह इत्यादि। यही लोग आपस में मिलकर, यानी कि HRA के 10 सदस्य आपस में मिलकर काकोरी ट्रेन को लूटने की योजना बनाते हैं और काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है रामप्रसाद बिस्मिल, काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य भी थे, क्योंकि 10 सदस्य थे। तो इनमें से जो रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी है, ठाकुर रोशन सिंह है, इन चारों को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, यानी कि इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल वे एक क्रांतिकारी नेता और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 के संस्थापक सदस्य थे। वह मैनपुरी षड्यंत्र 1918 और काकोरी षड्यंत्र 1925 में भी शामिल थे। वे शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, यानी कि रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी गोरखपुर में। याद रखना, ये प्री में पूछा जाता है। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे।
लेकिन 1927 में गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। गोरखपुर जेल में इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है। उन्होंने लखनऊ सेंट्रल जेल में अपनी आत्मकथा लिखी। लखनऊ सेंट्रल जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, जो हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियों में से एक मानी जाती है। वह एक महान देशभक्त कवि भी थे, जिन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत लिखा है, जो फेमस गीत है मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये रामप्रसाद बिस्मिल जी ने ही लिखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद ने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। आप सभी जानते होंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था एमपी में, और ये शहीद हुए थे उत्तर प्रदेश में ही। कर्मभूमि इसने उत्तर प्रदेश को ही बनाया अपनी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य 3 प्रमुख नेताओं की मृत्यु के बाद, वही रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की मृत्यु के बाद आज़ाद ने HRA को, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में फिर से पुनर्गठित किया। और कहाँ इसको पुनर्गठित किया था? 1928 ईस्वी में किया था। कहाँ? नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। वह काकोरी षड्यंत्र 1928 में लाहौर में जॉन पी सैंडर्स की गोली मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए, यानी कि एक तो काकोरी ट्रेन एक्शन के ये प्रमुख दोषी माने गए थे। दूसरा, जो लाहौर में लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज होता है और लाला लाजपत राय की जो हत्या हो जाती है, उसका बदला लेने के लिए ये सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है। और 1929 में भारत के वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास करने में भी ये शामिल थे, यानी कि 1929 में जो भारत का वायसराय जिस ट्रेन से जा रहे थे, ये उस ट्रेन को उड़ाने में भी शामिल थे, यानी कि उसे उड़ाने के प्रयास में शामिल थे। ठीक है। उन्होंने झांसी को अपनी कई क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का केंद्र बनाया और फरवरी 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सेना से घिरे होने पर वे खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है। यहाँ इन्हें भी, आज़ाद को भी इनके एक दोस्त ही धोखा दे देते हैं। ठीक है। अब देखो, जो ये प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क है, ये आज भी मौजूद है और अब इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखो, राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य थे और काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे पहले काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाने लगा है, और दक्षिणेश्वर बमबारी की घटना के मास्टरमाइंड थे। वाराणसी उनकी कर्मभूमि थी और दिसंबर 1927 में उन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। देखो, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी जाती है और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी जाती है। ठीक है। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां, उनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक क्रांतिकारी सदस्य और सह संस्थापक थे। वह काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे और 1927 में अयोध्या जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। फैजाबाद जिसे अब अयोध्या कहा जाता है, तो अयोध्या जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो मैचिंग में अगर आ जाए कि अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी की सजा दी गई, तो फैजाबाद या अयोध्या में। ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। ये यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है प्री के लिए। इसके बाद है रोशन सिंह। रोशन सिंह भी शाहजहाँपुर से थे। तो शाहजहाँपुर से अशफाक उल्लाह खां थे, जिनका जन्म मतलब शाहजहाँपुर में हुआ था। रोशन सिंह भी शाहजहाँपुर से थे और रामप्रसाद बिस्मिल भी शाहजहाँपुर से ही थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य थे ये भी, और वे काकोरी षड्यंत्र में भी शामिल थे। उन्हें 1927 में प्रयागराज की नैनी जेल में जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ठीक है। तो रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी जाती है? प्रयागराज में। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी जाती है? फैजाबाद में। ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। इसके बाद देखो, मूलमती रामप्रसाद बिस्मिल की माँ थी, जिन्होंने स्वयं उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए तैयार किया था। वह एक बहादुर दिल वाली महिला थी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने दूसरे बेटे को भी बलिदान करने की पेशकश की थी। तो मूलमती का नाम याद रखना कि रामप्रसाद बिस्मिल की माँ थी। विजय सिंह पथिक, इनका जन्म बुलंदशहर के एक गाँव में हुआ था। उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय नेतृत्व किया था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र 1915 में भी फंसाया गया। उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से जाना जाता है। वे हिंदी के जाने माने कवि, लेखक और पत्रकार थे। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा है कि पथिक जो है वो एक कार्यकर्ता है, अन्य बातूनी है। पथिक एक सैनिक, बहादुर और तेज तर्रार है। ठीक है। इसके बाद देखो, राजा महेंद्र प्रताप के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। कुछ समय पहले इनका जिक्र ये चर्चा में भी रहे थे, क्योंकि अलीगढ़ में इन्हीं के नाम से एक क्या कहेंगे, अलीगढ़ में इनके नाम से क्या खोला गया था? अलीगढ़ में इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप, वे एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने काबुल में भारतीय स्वतंत्रता
लीग और सरकार की स्थापना की थी। देखो, राजा महेंद्र प्रताप जो है, इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में हाथरस जिले में। ठीक है, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हाथरस जिले में होता है। ठीक है, एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये विदेश चले जाते हैं भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से। ठीक है, दिसंबर 1915 में काबुल से ये भारत के लिए एक अस्थायी सरकार की घोषणा करते हैं, जिसके राष्ट्रपति, यानी कि जो अस्थायी सरकार इन्होंने घोषणा की, उसके राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप होते हैं और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खां होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काबुल में भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार की स्थापना की, यानी कि अस्थायी सरकार की स्थापना की। इनका जन्म हाथरस में हुआ था। वह भारत की निर्वासित सरकार के अध्यक्ष भी थे। वह एक लेखक, पत्रकार, समाजवादी सुधारक भी थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अपनी ज़मीन दान में दे दी थी। ठीक है, इन्होंने और भी काम किए थे। इन्होंने जो है अपनी ज़मीन दान में तो दे दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, साथ ही इन्होंने 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी याद रखना, और ये भी लिख देना कि हाल ही में भारत सरकार ने अलीगढ़ में इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी। हसरत मोहानी, ये यूपी के उन्नाव जिले, ठीक है, उन्नाव जिले के मोहान गांव के रहने वाले थे। ठीक है, इनका नाम मोहानी इनके गांव के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि इनके गांव का नाम था मोहान। ठीक है, तो ये यूपी के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। वह एक महान कवि और इस्लामी विद्वान भी थे, जिन्होंने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो है मौलाना हसरत मोहानी थे। ठीक है, जबकि इस नारे को लोकप्रिय बनाने वाले भगत सिंह जी थे। ठीक है, अब गणेश शंकर विद्यार्थी को देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो कानपुर के जाने माने पत्रकार थे। ठीक है, इनका प्रमुख हिंदी समाचार पत्र था प्रताप, ये इसे प्रकाशित करते थे, और इन्होंने अपने अखबार के जरिए जो क्रांतिकारी और आम लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया, और असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष बने। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। वे महामना के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी। ठीक है, इसके बाद मोतीलाल नेहरू को देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू का जो जन्म था वो आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। जबकि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे, यानी कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, तो ये उसके सह संस्थापक थे। यानी कि दूसरे संस्थापक कौन थे? पंडित चित्तरंजन दास। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट 1928 का भी मसौदा तैयार किया था, जो डोमिनियन स्थिति के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए भविष्य के संविधान की तरह था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, और 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को देख लेते हैं। नेहरू जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था, क्योंकि मोतीलाल नेहरू का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन ये वकालत करने के लिए प्रयागराज में ही रहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में ही होता है। और वे 1930 के दशक से आज़ादी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में रहे। यानी कि नेहरू का जन्म हुआ प्रयागराज में, और वे 1930 के दशक से आज़ादी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में रहे। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। आप इनके बारे में और भी लिख सकते हो, किनके बारे में, कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 1929 को, ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, 1929 में दिया था। आप इनके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने थे। 1929 में पंडित नेहरू ने ही भारतीय जो क्या कहेंगे 1929 में पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य देश के
लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ठीक है, इन्होंने 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह और कांग्रेस के अन्य आंदोलन के कारण ये कई बार जेल गए। ठीक है, पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लीजिए। जैसे कि इनका जन्म तो प्रयागराज में हुआ था। वे 1930 के दशक से आज़ादी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता रहे। उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। बाद में उन्होंने 1964 में अपनी मृत्यु तक 2 और कार्यकाल तक इस पद पर कार्य किया। ठीक है, उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। भारत की आज़ादी से पहले उन्हें लगभग 9 साल तक 9 बार कैद किया गया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा के साथ साथ कई किताबें भी लिखी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक इत्यादि। ठीक है, इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत, आप सभी जानते हो, जब आप प्री के लिए पढ़ते हो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम, ठीक है, फर्स्ट सीएम जो है वो गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सदस्य थे। इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन जो केस था, इसमें क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि वकालत की थी। वह 1937 से 1939 तक, जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो ये संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, वह 1940 से 54 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, यानी कि ये संयुक्त प्रांत में भी पहले मुख्यमंत्री रहे, और जब भारत आज़ाद हो गया तो उत्तर प्रदेश के, यानी कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही रहे। 1955 से 1961 तक ये केंद्रीय गृह मंत्री रहे। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी मुख्य उपलब्धि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी समर्थन किया। ठीक है, अब इसके बाद सुचेता कृपलानी जी को देख लेते हैं। वह प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जो किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यह उत्तर प्रदेश का राज्य था, जहां उन्होंने 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थी। वह संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली 15 महिलाओं में से एक थी। क्वेश्चन पूछा जाता है ना प्री में कभी कभी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी, तो संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी, उनमें से एक थी सुचेता कृपलानी जी। इसके बाद आसफ अली। आसफ अली बिजनौर जिले से थी। वह बिजनौर जिले के थे और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत भी बने। ठीक है, इसके बाद देखिए महावीर त्यागी। वे एक प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म मुरादाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार थे। उन्हें लगभग 11 बार ब्रिटिश सेना द्वारा कैद किया गया था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली, ये रामपुर के थे, एक प्रमुख मुस्लिम कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाई। देखो, जब भी हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो 2 भाई का जिक्र करते हैं, एक तो मौलाना मोहम्मद अली और एक मौलाना शौकत अली। इन 2 भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये अलीगढ़ आंदोलन के भी सदस्य थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने हमदर्द नाम से एक उर्दू साप्ताहिक और कॉमरेड नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी प्रकाशित किया। हमदर्द नाम से उर्दू साप्ताहिक, हमदर्द वाला था उर्दू, और कॉमरेड था अंग्रेजी साप्ताहिक। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के भाई को देख लेते हैं, मौलाना शौकत अली को। ये मौलाना मोहम्मद अली के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ खिलाफत आंदोलन के आयोजन में सक्रिय भाग लिया। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में वे महात्मा गांधी के अहिंसक लोकाचार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये महात्मा गांधी से रुष्ट हो जाते हैं और जो क्या कहते हैं कांग्रेस से ये इस्तीफा दे देते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उनके सानिध्य में चले जाते हैं मौलाना शौकत अली। और ये मौलाना शौकत अली जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जिन्ना के करीबी राजनीतिक सहयोगी और प्रचारक बन जाते हैं और ये प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। ठीक है, चलो, और इनकी जो मृत्यु होती है वो दिल्ली के करोल बाग में इनकी मृत्यु हो जाती है और जामा मस्जिद के पास ही इनकी कब्र है। चलो, मुख्तार अहमद अंसारी।
वे एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे, पेशे से एक डॉक्टर भी थे, गाजीपुर जिले के थे। मुख्तार अहमद अंसारी, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक में से एक थे और 1928 से 1935 तक वे जामिया मिलिया इस्लामिया के कुल अधिपति भी रहे। ठीक है, इसके बाद चित्तू पांडे जी को देख लेते हैं। इनका जिक्र मैंने आपको कल भी किया था, इससे पहले वाली वीडियो में। मतलब वे बलिया के थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बलिया का टाइगर या बलिया का बाघ कहा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तू पांडे को बलिया का बाघ कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं और इस राष्ट्रीय सरकार का तब तक नेतृत्व किया जब तक कि इसे अंग्रेजों ने दबा नहीं दिया। ठीक है, और बलिया कहाँ है? बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, बिहार से सटा हुआ। इसके बाद देखिए राम मनोहर लोहिया जी को। वे कांग्रेस के एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे जो अकबरपुर के थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में होती है, ये उसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और बम्बई से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त रूप से प्रसारित किया। ठीक है, और इन्हें जेल भी जाना पड़ता है, इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, राम मनोहर लोहिया जी को। ठीक है, इसके बाद में ये प्रजातांत्रिक मंडल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये बाद में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देते हैं ये। चलो आगे चलते हैं, तेज बहादुर सप्रू जी को पढ़ते हैं। वे एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। प्रारंभ में वे कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या थे? कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में लिबरल पार्टी में शामिल हो गए तेज बहादुर सप्रू जी। ठीक है, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में अपना योगदान दिया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों गोलमेज सम्मेलन में उदारवादियों का भी प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद रफ़ी अहमद किदवई बाराबंकी के रहने वाले थे, एक समाजवादी थे। इनकी विचारधारा को अक्सर इस्लामी समाजवाद माना जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में भारत के पहले संचार मंत्री बने, रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो है सीतापुर के थे। ठीक है, तो आचार्य नरेंद्र देव सीतापुर के थे। इन्हें जो है भारतीय समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव भारत के महापुरुषों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, ये एक उत्कृष्ट समाजवादी माने जाते हैं। वयोवृद्ध वो स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है, इनका जो जीवन है वो भारत की समृद्ध और बहुविध सांस्कृतिक विरासत तथा अनुपम, यानी कि भारत की समृद्ध और बहुविध सांस्कृतिक विरासत का अनुपम समन्वय माना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म सीतापुर जिले में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। ठीक है, दूसरे कौन थे? जयप्रकाश नारायण, यानी कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव जी करते हैं जेपी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर। ठीक है, वे लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, तो इनके कुलपति के रूप में भी कार्य करते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने 1916 में फैजाबाद में होम रूल लीग की शाखा आरंभ की थी और इसके सचिव ये स्वयं थे। ठीक है, चलो आखिरी में मान लिया अगर अलग से आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इनके बारे में इस तरीके से लिख सकते हो कि आचार्य नरेंद्र देव नैतिक समाजवादी थे। उन्हें नैतिक मूल्यों की प्राथमिकता में विश्वास था। वे समाजवाद को राजनीति से भी अधिक सांस्कृतिक आंदोलन मानते थे, इसलिए उन्होंने समाजवाद के मानवतावादी पक्ष पर अधिक बल दिया था। और 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दमा से पीड़ित होते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हो जाती है। ये शिक्षा शास्त्री के रूप में भी विख्यात थे। साहित्य भी इन्होंने बहुत लिखा है। ठीक है, और लोकतांत्रिक जन समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद देख लेते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। ठीक है, वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ था शाही संत। उन्हें भारत के विभाजन के विरोध और हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो पुरुषोत्तम दास टंडन जी है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तथा 1952 में लोकसभा के लिए और 1956 में ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा
पहले तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा, 1950 में जो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ही करते हैं। तीसरा, 1952 में ये लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और 1956 में ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया और ये हिंदी के जो है हिंदी भाषा के परम प्रेमी थे। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के प्रयासों के लिए इन्हें याद किया जाता है। 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलो आगे। तो ये हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया, टॉपिक नंबर 4। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।